राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण छत्तीसगढ़ प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के दौरान जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश में सरकार बदलने की कवायद पर लगे हुए हैं। दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राजनांदगांव पहुंचे। छोटे छोटे रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने तथा अपने कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं से मिलने के साथ साथ उन्होंने प्रेस जगत के साथियों से मुलाकात कर प्रेस के माध्यम से लोगों को संदेश देने की भी कवायद की। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव जिले के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, सांसद संतोष शर्मा, प्रदेश भाजपा के महामंत्री नीलू शर्मा, खूबचंद पारक, जिले के पूर्व कलेक्टर कनेश शंकर मिश्रा उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने उद्बोधन में गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही भूपेश सरकार पर कई तरह के घोटालों का आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश की सरकार पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में जनता के लिए 36 वादों का ऐलान किए थे, जिसमें उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं, जो कि जनता के साथ धोखा है। उन्हें चाहिए कि सरकार के 5 साल होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे कि वाकई उन्होंने 5 सालों में जनता के बीच जनता के हित में क्या किया है। इसी दौरान पत्रकारों के सवाल के छत्तीसगढ़ में अपने पुराने कार्यकाल के दौरान 81,000 करोड़ का कर्ज ले रखे हैं, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। जिस कर्ज को चुकाने के लिए भाजपा के पास क्या प्लान है? पूछे जाने पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा उसका आप वीडियो देखें और वह सुने। जो उस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। साथ ही एक पत्रकार के द्वारा देश में एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, देश में सिविल कॉमन कोर्ट की बात हो रही है। ऐसे में भाजपा की सरकार देश में चल रहे SC, ST, OBC आरक्षण को खत्म करने की तैयारी में है और नहीं तो पिछड़े वर्ग का विकास कैसे करेगी। जैसे सवाल पूछे जाने पर उन्होंने सवालों के जवाब पर कहा कि वह कॉमन सिविल कोड के पक्ष में है, यह देश में लागू होना चाहिए। आरक्षण के मामले में उन्होंने अपना पक्ष क्लियर नहीं किया, यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में है। SC, ST, OBC आरक्षण को लेकर भाजपाई कुछ तो झोल कर रहे हैं, जिसे समय रहते SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। आप भी देखें वीडियो, सुने बड़े नेताओं की बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे परिवर्तन यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे हैं, बाकी सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की माता महातरी को नमन करता हूँ और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे है, जो उनका भारतीय उस पे सेवा सुशासन हमेशा के लिए हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं। आज पूरे देश भर में सेवा के उपक्रम हर जगह पे कार्यक्रम चला रहे हैं। डिफरेंट ब्लड डोनेशन कैंप, डिफरेंट मेडिकल कैंप्स पूरे देश भर में सभी जगह पे इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहे हैं। G20 का यशस्वी आयोजन पे भी मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमेशा के लिए जो हम विश्व गुरु की बात कर रहे थे, चंद्रयान 3 के बाद माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और G20 के यशस्वी आयोजन के बाद माननीय मोदी जी विश्व गुरु की तरफ भारत देश जा रहा है। मैं डेफिनेटली इस अवसर पर मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रही छत्तीसगढ़ की बात, हमेशा के लिए मोदी जी 9 साल से उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत सारे विकास के काम हमेशा के लिए यहाँ पे करते आ रहे हैं। उनके 5 साल के पिछले कार्यकाल में और इस 4 साल के कार्यकाल में भी ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे हो गए हैं। मैं सिर्फ बस इतना ही आप लोगों को याद करूँगा कि छत्तीसगढ़ के लिए 2 लाख करोड़ ऑफ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट हैड गिवन इन द सब्सिडी ऑफ द राइस टैक्स और स्कीम्स सभी मिला के अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ ऑफ रुपीज इस कार्यकाल में, जबकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन 2 लाख करोड़ ऑफ रुपीज फॉर द छत्तीसगढ़। आप याद करो कांग्रेस के कार्यकाल में जब यहाँ पे बीजेपी की शासन थी तब कितना दिया वो याद करो, कौन सा डेवलपमेंटल काम किया वो याद करो। एक भी मेजर डेवलपमेंटल काम उसके कार्यकाल में नहीं हुआ था। रही बात यहाँ की जो रेलवे डबल ट्रैक की
जो घोषणा है पिछले ही दिनों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आके गए, तो आई थिंक मोर देन 20,000 crores of rupees they are spending for the rail infrastructure। मैं डेफिनेटली छत्तीसगढ़ के लोगों के बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमेशा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी सरकार का सहकार्य यहाँ पे रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं सबको आह्वान करने के लिए आया हूँ कि आने वाली सरकार यहाँ पे डबल इंजन सरकार बने। 2024 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो 2023 में जो छत्तीसगढ़ का फिर से एक बार चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जो परिवर्तन यात्रा निकली है 5 दिन से आज 6 दिन है, पूरे सभी जगह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है। कार्यकर्ता में उत्साह है और दूसरी तरफ कांग्रेस खुद का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सके हैं, वो कंफ्यूज स्टेज में है। मुझे लगता है कि उन्हीं के बीच में इतना झगड़ा है कि यहाँ निश्चित रूप से आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही आने वाली है। मैं ज़्यादा न बात करते हुए सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पे उन्होंने जो वादे किए थे छत्तीसगढ़ के लिए 36 प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे। 36 प्रॉमिस में से कितने प्रॉमिस कंप्लीट किए वो आप लोगों ने ही कांग्रेस को पूछना चाहिए। मुझे लगता है एक भी प्रॉमिस उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए। हो सके तो मुख्यमंत्री बघेल ने उनका रिपोर्ट कार्ड सबमिट करें। रिपोर्ट कार्ड सबमिट करना उचित रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है हमेशा के लिए हम अपना 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड सबमिट करते हैं। 2 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में था, मामा शिवराज जी चौहान वहाँ पे उन्होंने खुद का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया। मेरे कार्यकाल में मैंने गोवा में रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया, गुजरात में रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया। हर जगह जहाँ भारतीय जनता पार्टी रहती है जो प्रॉमिसेस करते हैं वो फुलफिल करते हैं, ना बल्कि फुलफिल करते हैं कि फुलफिल करने के बाद लोगों के हाथ में रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि 5 साल में आपने सेवा करने का मौका हमें दिया और उसका ये रिपोर्ट कार्ड है। इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के हर एक आदमी ने उनके पास रिपोर्ट कार्ड पूछना जरूरी है। उन्होंने जो कुछ किया तो मुझे लगता है कि सिर्फ एंड सिर्फ उन्होंने करप्शन किया। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है वो करप्शन का है। हर एक मैं तो स्वागत करता हूँ इस बात। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में काफ़ी रिसोर्सेस है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में। डॉक्टर साहब 15 वर्ष तक के छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार पे रहे और उनकी कई उपलब्धियाँ रही छत्तीसगढ़ के अंदर। बावजूद उसके 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस छत्तीसगढ़ पर आज है, और आप जिस राज्य से आते हैं वहाँ 24,000 करोड़ रुपए कर्ज है। इसके लिए आपके पास में ऐसी कौन सी योजना है जो कर्ज मुक्त हो जाए? आपने बात कही गोवा के कर्ज की, तो हमेशा के लिए एट प्रेजेंट हमारे बीच में 10 साल के लिए वहाँ का माइनिंग पूरा बंद था। कोरोना कार्यकाल में भी पूरा टूरिज्म एक्टिविटी बंद हो चुकी है। ना बन सके तो माइनिंग एक्टिविटी वहाँ की स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ही फ्लरिश हो चुकी है। और अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वी हैव स्टार्टेड विद द न्यू प्रोजेक्ट इन मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट विद 37% रेवेन्यू शेयरिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। आगे आने वाले 5 साल के कार्यकाल में निश्चित रूप से ये कर्जा हम कम कर सकेंगे एंड विद द गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कार्यकाल में अभी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट करते हुए फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वी आर टेकिंग द बेटर लोन विद द लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक द सिडबी, लाइक द नाबार्ड, इनसे हम ले रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले कार्यकाल में 26,000 करोड़ लोन कम हो जाए। सेम क्वेश्चन विथ डॉक्टर साहब, सेम क्वेश्चन विच आई आस्क्ड। आई थिंक तो डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स जहाँ तक सवाल छत्तीसगढ़ के कर्ज की बात है, तो एक तुलनात्मक आंकड़े में बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में 15 साल हमारी सरकार रही और 15 साल की सरकार रहने के बाद भी
हमने टोटल जो कर्ज लिया या लोन लिया या अलग रकम को पैसे मिले, ये 15 साल की अवधि में करीब करीब 60-65 हज़ार मिला। उसके पहले 2003 में हमको जो कर्ज मिला था वो, मगर एवरेज नहीं लगा दे तो कांग्रेस के भूपेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सरकार में यदि तुलना करें तो ये प्रति वर्ष भूपेश सरकार ने 5 साल हुआ नहीं है, पौने 5 साल नहीं हुआ है और करीब 60-70 हज़ार का कर्ज हो गया। एवरेज में 15 से 18 हज़ार करोड़ का कर्जा लिया और हमने 4 से 5 हज़ार करोड़ का ही कर्ज लिया। तो तुलनात्मक बहुत प्रेस नहीं है जहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ तो कलेक्टर का ऑप्शन होता है, एसपी का ऑप्शन होता है, पटवारी का ऑप्शन होता है, तहसीलदार का ऑप्शन होता है। ये भूपेश क्या बात करेगा? भूपेश सरकार में डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए ऑक्शन और बोली लगाई जाती है। हिंदुस्तान में शायद अकेला मात्र छत्तीसगढ़ होगा। यहाँ तो टिकट ऐसा बिकता है और इस बिकने की डर की वजह से वो घोषित नहीं कर पा रहे। नागरिक कर्ज से कैसे मुक्त होंगे? मेरा सवाल यही था सर कि नागरिक जो है अपने 82,000 करोड़ कर्ज से मुक्त कैसे होंगे? क्या कार्य योजना आपके पास में? देखिए, जहाँ तक सवाल कर्ज का है, कर्ज को मैं पूरा नहीं मानता। पहली बात आप समझ लें, बड़ा साफ कर दूं, मैं 15 साल फाइनेंस देख रहा था। मैं कर्ज कभी पूरा नहीं होता। कर्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेती, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती। कर्ज का उपयोग क्या होता है? हमने जो कर्ज लिया वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया। हमने जो कर्जा लिया वो सड़कों के निर्माण के जाल, फ्लाईओवर, बाईपास बनाने के लिए काम किया। हमने जो कर्ज लिया स्कूल, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिया, और ये नरवा गरवा घुरवा बारी के लिए कर्जा लिया। पूरा पैसा मिट्टी में डालना है, गोबर में डालना है। तो फर्क ये होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च होता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ताकि वो वापस रिटर्न देता है। हमने जो भी खर्च किया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, एक एक पैसे का। और ये नरवा गरवा घुरवा बारी, और ये जो बोलता है ना कि कांग्रेस के 4 चिन्हारी, कांग्रेस के 4 चिन्हारी बदल गया है। चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी। क्या नरवा गुरवा गरवा बारी नहीं, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी। मेरा एक सवाल है, देश में जब एक देश एक कानून की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, तो क्या बताएंगे कि आरक्षण के मामले में भाजपा की क्या सोच है कि आने वाले समय में SC, ST, OBC के आरक्षण को ख़त्म कर देगी, और नहीं तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे संभव है? वन नेशन वन इलेक्शन का मैं समर्थन करता हूँ और आरक्षण के बारे में, आरक्षण मागास वर्ग को आगे लाने के लिए जरूरत है।